तो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। एंड जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी सीजीएल 23 में जो आपके प्रीलिम्स के जो एग्जाम कंडक्ट हुए थे उसके प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे थे। और उसी के चलते आज 21 तारीख को जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 21 को, उसकी जो थर्ड शिफ्ट है उसके टोटल 25 क्वेश्चन मैथ्स के हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करने वाले हैं। कल एसएससी का नोटिफिकेशन आया, कैलेंडर रिलीज कर दिया एसएससी ने। और एसएससी ने जो है 24 एग्जाम सीजीएल को लेकर, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर और फेज वाले जो एग्जाम है आपके, वो सभी सिलेक्शन पोस्ट वाले जो एग्जाम है उनके बारे में आपको बता दिया कि वो एग्जाम कब कंडक्ट होने वाले हैं। मतलब उनकी जो टेंटेटिव डेट थी वो आपकी रिलीज कर दी है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये सही न्यूज़ है, क्या एसएससी ने ये सही किया। एक बात जो हमको अभी तक समझ में आ रही थी कुछ दिनों से एसएससी को देख कर, कि एसएससी पहले जो पंचवर्षीय योजना बनाकर रखी थी या एग्जाम को 2-3 साल में कंडक्ट करना, पूरी प्रोसेस करने में लगाता था। अभी अभी एसएससी का ये सुनने में आ रहा था कि सर एसएससी, मतलब हम देख रहे थे प्रोसेस कि एसएससी काफी फास्ट करने लगा था प्रोसेस। ज्वाइनिंग, मतलब अभी आप देखेंगे 7-8 महीने में भी पूरा एग्जाम कंडक्ट कराकर ज्वाइनिंग दे दे रहा था। लेकिन अब हमारे स्टूडेंट को उम्मीद ये थी कि एसएससी जो है वो अपना एग्जाम जनवरी फरवरी में कंडक्ट कराएगा। लेकिन अभी एसएससी ने बहुत बड़ा बम फोड़ दिया दिवाली से पहले, और एसएससी ने क्या बोल दिया है कि वो जो इसका एग्जाम है वो सितंबर में एसएससी सीजीएल का कंडक्ट कराएगा, सीएचएसएल का पहले कराएगा, मार्च में आपका सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्जाम होंगे। और इस तरीके से आपका एग्जाम सितंबर के समथिंग होगा। सितंबर के बाद फिर उसका मेंस कब जाएगा, फिर उसका कब आपका प्रॉपर डीवी होगा, कब आपकी ज्वाइनिंग डेट आएगी, कुछ अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है। तो बात यह है कि यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई सर, एनआरए सीईटी जो होने वाला था, जो एक न्यूज़ की कटिंग हम सुन रहे थे, एनआरए सीईटी नहीं हो रहा है इस साल, एसएससी ही एग्जाम ले रही है। लेकिन बात यह है सर कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट 2023 में एसएससी सीजीएल जो देकर आए थे, जो कुछ नंबर से रुक गए थे और उनकी उम्मीद ये थी कि हम जनवरी फरवरी तक एक एग्जाम निकाल कर, सीजीएल निकाल कर, और एक ड्रीम पोस्ट हमारी अचीव कर लेंगे, तो उनका जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ कि उनके लिए जो है फिर सितंबर तक रुकना और प्रॉपर तरीके से फिर अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना एक समय बढ़ गया है। एसएससी चाह क्या रहा है हमको समझ नहीं आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि उन बच्चों को फायदा होगा जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हो, जो एसएससी को सोच रहे हैं, एग्जाम सिलेबस वगैरह देख रहे हैं कैसा होता है। तो उनके लिए प्रॉपर टाइम है, 10 महीने के समथिंग, 10-11 महीने के समथिंग का आपको समय मिल रहा है। तो आप पूरे एग्जाम की तैयारी बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से कर सकते हैं और एक अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब जिनको ऐसा लग रहा है कि सर एग्जाम हम सोच रहे थे जनवरी फरवरी में होगा, हम फ्री हो जाएंगे, उनका क्या? क्या वो तब तक एसएससी सीजीएल का वेट करेंगे? नहीं। मार्च में आपका सिलेक्शन पोस्ट आने वाला है। ठीक है। सीएचएसएल का एग्जाम पहले हो जाएगा आपका। तो आपको सभी एग्जाम देना है। आपका जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया है। आपको मॉक टेस्ट जो है आपकी कंसिस्टेंसी के साथ लगाना है। अपना सिलेबस प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। और आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको आपको प्रिपेयर करना है मॉक टेस्ट के थ्रू, मतलब जितना ज्यादा हो आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है। अब एसएससी ने ये टेंटेटिव डेट दी है तो ऑब्वियसली है वो तभी तक ही लेगा जहां तक हमें उम्मीद है। तो आपके पास समय मिल गया है, इस समय को खराब नहीं करना। कोई दूसरा एग्जाम का फॉर्म आता है, कोई दूसरा एग्जाम इसके बीच में आते हैं तो आपको वो भी भरना है फिर। जैसे ईएसआईसी की मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ईएसआईसी भी अभी कुछ दिनों बाद ही 7,000 के समथिंग पोस्ट से निकालने वाला है। ठीक है। ईएसआईसी में किसी ने आरटीआई लगाई थी वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो वहां से निकल कर आया कि 7,000 के समथिंग पोस्ट बाकी है। लेवल 7 तक की पोस्ट है उसमें, लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5, लेवल 2 और लेवल 1 की पोस्ट है। ठीक है। तो उसके बारे में मैं डिटेल में नोटिफिकेशन का लेकर आऊंगा आपके पास। ठीक है। कुछ ही दिनों में वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है। अभी हमारा काम क्या रह जाता है कि सर मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है। और कोई एग्जाम यदि उससे पहले आता है सीजीएल से पहले तो उसको देना जरूर है, उसको छोड़ना नहीं है हमें। ठीक है। चलिए, तो हम इसी के साथ आगे की हमारी कहानी शुरू करते हैं। ठीक है। एक क्वेट लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। ये बात 100% सही है। यदि आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं ना भाई, देखो सिंपल सा रूल है। हमारा जो माइंड होता है ना, हमारा जो मन होता है ना, बोलते हैं ना, बड़ा चंचल होता है। ठीक है। आप इसको फ्री नहीं छोड़ सकते। ठीक है। जब भी हम इसको फ्री छोड़ते हैं ना, ये कुछ ना कुछ करेगा, जरूर करेगा, ये फ्री कभी भी नहीं रह सकता है। तो आप अपने आप को इतना व्यस्त करिए, सही डायरेक्शन में, अपने गोल में इतना इतना व्यस्त हो जाइए कि आपको किसी के लिए, किसी का दुख होना, किसी के जाने का दुख, किसी के आने की खुशी, ये कुछ ज्यादा महसूस ना हो। है ना, मतलब कुछ ज्यादा फर्क ना पड़े इससे, किसी के लिए नफरत हो, किसी के लिए डर हो। ठीक है। तो इन सब चीजों से बचकर आप अपना जो फोकस है अपने टारगेट पर लगाइए और कंसिस्टेंसी के साथ सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। सफलता तो जरूर मिलती है भाई।
सही डायरेक्शन में यदि आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो सफलता तो बिल्कुल आपके कदम चूमेगी एक दिन। मिलना तय है यदि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ तो। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम हमारी आगे की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है। और आगे की कहानी शुरू करने से पहले हमको पता है कि ये थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है आपका, जो कंडक्ट हुआ था, और उसी के पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने से पहले एक इक्वेशन देख लेते हैं। एक आइडेंटिटी होती है एलजेब्रा की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। राइट। तो सर इसमें भी हम वही अप्लाई करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा कि वन माइनस पी और वन प्लस पी में फॉर्मूला लग रहा है। अच्छा यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर मैं यदि ए की जगह वन ले लूँ, वन स्क्वायर माइनस बी की जगह पी ले लूँ, पी स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं मैं इसको लिख सकता हूँ वन माइनस पी स्क्वायर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, वन प्लस पी और वन माइनस पी, यही बनेगा। सेम वही यहाँ पर चल रहा है देखिए। तो यहाँ पर यदि मैं देखूं तो सर ये वन प्लस पी और ये वन माइनस पी, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, वन माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, बस पावर चेंज हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अब इसका कॉम्बिनेशन यदि मैं इसके साथ करूं तो क्या हो जाएगा, वन माइनस पी की पावर फोर। ठीक है। अच्छा अब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ करूं तो क्या हो जाएगा, वन माइनस पी की पावर एट। अब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ करूं तो क्या हो जाएगा, वन माइनस पी की पावर सिक्सटीन हो जाएगा। और एक माइनस में वन चल रहा है, ये दोनों कट गए आपस में, माइनस पी की पावर सिक्सटीन बचा। एक सेकेंड, यहाँ पर हमारा आ गया था वन माइनस पी की पावर सिक्सटीन आ गया था। अच्छा इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी तो जाएगा ना, तो वो बन जाएगा वन माइनस पी की पावर थर्टी टू, ये बन जाएगा। अब सॉल्व कर देते, ये माइनस वन चल रहा है, वन से वन गया, तो माइनस पी की पावर थर्टी टू इसका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। एस वन एंड एस टू आर टू स्टेशन, दो स्टेशन है एस वन और एस टू, जो कि 195 किलोमीटर अपार्ट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। ट्रेन जो है एस वन से चलना शुरू करती है 4 बजे, और एक ट्रेन एस टू से चलना शुरू करती है 5 बजे। सर सबसे पहले तो निकलने का समय सेम होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ये इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, हमको निकालने का क्या बोला है देखो, एट व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन मीट, दोनों कब मिलेंगी। तो यहाँ पर दिया दिया क्या है, देखो दिया क्या क्या है। यहाँ पर हमको दिया है डिस्टेंस, स्पीड दी हुई है 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है इसका, 35 किलोमीटर पर आवर। दोनों आपस में एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है रिलेटिव स्पीड काम करेगी। ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात बताइए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो स्पीड तो चेंज हो नहीं सकती, डिस्टेंस भी सेम चेंज हो नहीं सकता, तो यहाँ पर हम टाइम को कांस्टेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सर जो एस वन से निकल रही है ना ट्रेन, वो 4 बजे निकल रही है, और एस टू वाली 5 बजे निकल रही है। तो मैं बोलता हूँ जो एस वन वाली ट्रेन है ना, उससे बोलते हैं कि आप 1 घंटे चल लो। 1 घंटे जब ये चलेगी तो कितना चल जाएगी, ये 65 किलोमीटर चल जाएगी। तो 1 घंटे बाद ये 5 बजे, और ये भी 5 बजे, दोनों ये 5 बजे निकलने वाली थी, तो दोनों का काम हो गया है ना, एस वन एस टू। तो आप देखो ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 1 घंटे में 65 चल रही होगी, तो 195 में से 65 यदि कोई ट्रेन चल ली, तो अब कितना डिस्टेंस बचा होगा, 130 किलोमीटर। तो अब इनका टारगेट है 130 किलोमीटर अचीव करना। ठीक है। 130 किलोमीटर एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो कितनी स्पीड से कवर करेंगे, तो कहीं ना कहीं रिलेटिव स्पीड काम करेगी, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में आते हैं, नहीं अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, तो स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो कितनी हो जाएगी ये, 100 स्पीड से आ जाएंगे, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएंगे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर समय कितना लगेगा, तो समय लगेगा सर 130 अपॉन में 100 लगेगा। चलिए, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 10 वन जा और 3 बचा। ठीक है। लेकिन ये 1 घंटे 3/10 मिनट लग रहा है, इसको यदि मैं आर में ले आना चाहूँ तो 60 का, इसको मिनट में ले आना चाहूँ तो 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 10 सिक्स कट जाएगा, तो ये 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18। तो 1 आवर 18 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, कब से, 5 बजे के बाद से। तो सर 6 बज के 18 मिनट पर ये मिल लेंगे। क्या बात समझ में आ गई। चलिए, आना ही चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आ गई होगी आपको समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त की दो जीवाएं, जीवा मतलब होता है कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है कि कोई भी सर्कल है, उसमें मान लो इस साइड से कोई लाइन शुरू हुई है, तो वो अगले पॉइंट, अगली लाइन को इधर टच करेगी सरफेस पर ही। ठीक है, पेरीमीटर पर ही टच करेगी।
सर्कमफेरेंस पर ही टच करेगी, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं, व्यास के नाम से जानते हैं। तो दो व्यास है, मान लेते हैं ये दो व्यास है। एक का नाम मान लेते हैं ए बी, तो दूसरे का मान लेते हैं सी डी। दोनों पी पॉइंट पर मिल रही हैं। ए बी 12 सेंटीमीटर है, ए पी 12 है। पूरा ए बी 20 है, तो ये 8 आ जाएगा। सी पी 16 है, सी पी 16 है। सी डी निकालना है, इसको एक्स मान लेते हैं। तो सर यहाँ पर रूल होता है 16 इंटू एक्स, 12 इंटू 8। ठीक है, तो एक्स कितना जाएगा, ये कट जाएगा, 8 टू जा 16, 2 6 जा, ये 6 बार में। तो 6 आ गया एक्स की वैल्यू, कितनी आ गई 6। हमको निकालना था सी डी। तो सर सी पी तो दिया हुआ था 16, सी डी 6 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22। 22 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देयर आर 15 स्टूडेंट इन अ क्लास, द एवरेज वेट ऑफ 40, एवरेज वेट इज 40 केजी। देखो 15 स्टूडेंट है क्लास में, जिनका औसत वजन 40 किलोग्राम है। जब एक स्टूडेंट छोड़ जाता है क्लास को, तो एवरेज वेट 39.4 केजी हो जाता है। देखो एक के जाने से क्या हुआ, 39.5 केजी हो गया वजन। ठीक है, तो जो स्टूडेंट गया वो कितने किलोग्राम का था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो एक कक्षा में मान लो 15 विद्यार्थी है। यदि एक विद्यार्थी आता है, उसके आने से यदि क्लास में कोई फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब वो विद्यार्थी कुछ वजन या तो ज्यादा लेकर आया या कम लेकर आया। मान लेते हैं कि पूरी क्लास का एवरेज 20 किलोग्राम है, मतलब सभी बच्चे 20-20 किलो के हैं। यदि एक बच्चा आता है और वो 20 किलोग्राम का ही आता है, तो क्लास के औसत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि 20 किलोग्राम का ही चला जाता है, तो भी क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि 20 किलोग्राम से ज्यादा का या कम का आता है व्यक्ति, तो एवरेज पर फर्क पड़ेगा। और यदि 20 किलोग्राम से कम या ज्यादा का जाता है, तब भी एवरेज पर फर्क पड़ेगा। तो सर यहाँ पर वही बात है कि किसी के जाने से कितना फर्क पड़ा, तो आप बोलेंगे सर आधा किलोग्राम का फर्क पड़ा, कितने लोगों को, तो आप बोलेंगे टोटल 14 लोगों को। तो 14 लोगों को आधा आधा किलोग्राम का फर्क पड़ा, टोटल 7 किलोग्राम का फर्क आ गया। ये 7 किलोग्राम का फर्क क्या हुआ, कम हुआ ना। अच्छा ये कम क्यों हुआ होगा, क्योंकि जो व्यक्ति उठकर गया ना क्लास में से, वो कहीं ना कहीं जो वजन था ना, एवरेज वजन उससे 7 किलो ज्यादा रहा होगा ना, वो 7 किलो खींच कर ले गया क्लास का। तो सर होना चाहिए था कितना किलोग्राम वजन, 40। लेकिन वो 7 किलो ज्यादा खींच कर ले गया, तो वो कितने का रहा होगा, वो 47 किलोग्राम का रहा होगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बताया। अगला देखें, एक्स वाई जेड एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कहां पर, वाई पर। तो एक्स वाई जेड एक राइट एंगल ट्राइंगल है वाई पर। ठीक है, जिसमें साइन एक्स को ध्यान में रखते हुए कितना आ रहा है आपका, साइन एक्स आ रहा है 1/2 आ रहा है। ठीक है, साइन एक्स 1/2 हो रहा है। एक सेकेंड, तो साइन एक्स यदि 1/2 आ रहा है, साइन एक्स यदि 1/2 आ रहा है, तो सर यहाँ से ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो इसके ध्यान में रखते हुए ये परपेंडिकुलर 1 हो गया और हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अच्छा ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3। ठीक है, ट्रिपलेट से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब निकालना क्या है, हमको निकालना है कॉस एक्स कॉस जेड प्लस साइन एक्स साइन जेड। ठीक है, चलिए कॉस एक्स कितना आएगा, तो कॉस एक्स होगा सर, इसको ही ध्यान में रखते हुए बेस बेस है √3 इस एंगल के अकॉर्डिंग, अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, 2 इंटू में कॉस जेड, ये तो बेस कितना आ जाएगा 1, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस वही रहेगा। साइन एक्स कितना आ जाएगा, 1/2 दिया था, इंटू साइन जेड कितना आएगा, तो वो आ जाएगा परपेंडिकुलर मतलब √3 अपॉन में ये। सभी का एलसीएम 4 आ गया, √3 प्लस √3, तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, तो √3 अपॉन में 2 आंसर इसका आ गया, ये आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। रेखा लोनली रेखा लोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। रेखा अकेली 16 डेज में कोई काम करती है, बीना उसी काम को 12 दिन में करती है। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेकर यदि हम सॉल्व करें, तो 48 एलसीएम आ गया, 16 3 जा 12 4 जा। तो वो बोल रहा है कि स्टार्टिंग विद रेखा, यदि रेखा से शुरुआत होती है और ऑल्टरनेट डेज काम करते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। देखो पहले दिन रेखा करती है 3 काम, दूसरे दिन क्या है, बीना बीना करती है 4 काम। तो टोटल मुझे बताओ 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 दिन में टोटल 7 काम हो रहा है।
ठीक है। तो यदि मैं बात करूं, इसको 5 से गुना कर दूं, तो 35 काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 10 दिन में 35 काम कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब 35 काम के बाद कितना बचा? अगले दिन 11वें दिन कौन करेगा काम? तो आप बोलेंगे 11वें दिन फिर वही रेखा करेगी, तो 3 काम कर देगी, तो 38 काम हो गया। क्या बात समझ में आ गई? यार एक सेकंड, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना अपन, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा, और ये 7 6 जा 42 हो जाएगा, 42 काम हो गया। अब 12 दिन हो गए, 13वें दिन कौन काम करेगा? 13वें दिन रेखा काम करेगी, जो कि 3 काम करेगी, तो कितना काम हो जाएगा? 45 काम हो जाएगा, ठीक है। तो सर 13 दिन में 45 काम कंप्लीट हो गया, तो 13 दिन तो कंप्लीट लग रहे हैं सर, 13 डेज तो कंप्लीट लग रहे हैं। अब बचा कितना काम है? तो 3 काम बचा है। उस 3 काम को कौन करेगा? तो बीना करेगी किस स्पीड से? 4 की स्पीड से, तो इतने दिन और लगेंगे, ठीक है। तो 13 3/4 डेज इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि आपको बात भेजे में चली गई होगी, ठीक है। सर्टेन अमाउंट इज लेंट X% पर एनम, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इंस्टेड इफ अमाउंट लेंट फॉर 3 ईयर, अगर वो 3x अमाउंट पर ले जाता, और y मोर ईयर के लिए, मतलब 3 + y मोर ईयर के लिए ऐसा, तो सिंपल इंटरेस्ट 7 टाइम्स हो जाता, मतलब पहले 1 टाइम मिल रहा था, अब 7 टाइम मिल रहा है। तो y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये कैसे करा मैंने थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो SI इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है देखो, 100 का कोई मतलब नहीं है रेशियो में, मैं रेशियो ले रहा हूँ ना, मतलब SI1 SI2 ऐसा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और यहाँ पर भी प्रिंसिपल रेट टाइम। तो देखो, रेट का तो मैंने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, ये टाइम का किया हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल का इसलिए नहीं किया, दोनों में प्रिंसिपल सेम था तो वो कट गया, इसलिए ये रेशियो लिखा है इस टाइप से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 21x इज इक्वल टू 9x प्लस 3xy। एक सेकेंड, ये x से x तो कट गया ना, क्या कर रहा हूँ मैं? ठीक है, तो ये 21 आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट, और ये कितना हो जाएगा? 9 + 3y। तो ये 9 जब माइनस होगा तो बचेगा 12, तो y इक्वल टू आ जाएगा 4। 4 इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा क्वेश्चन है। ये -3 हो जाएगा, -16 + 13 -3, तो ये 13 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? -39, और ये आ जाएगा -28। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा? मान लेते हैं ये 40 है, तो ये 67 आ जाएगा, माइनस का 67। कहाँ तक आ गया माइनस का 67? यहाँ तक का, ठीक है। अब यहाँ 16 4 जा 64 प्लस ये 12 चल रहा है, ये माइनस ही रहने दो। 16 और 14 कितना हो जाएगा? 30। 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 15। 15 में से ये 3, तो ये 67 और -67 हो जाएगा, तो ये 0 इसका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। 0 आंसर आ रहा है इसका। अगला देखें, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड फ्रॉम कॉलेज डी टू एवरेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड फ्रॉम कॉलेज डी ओवर ऑल द ईयर्स। देखो रेशियो निकालना है, सबसे पहले एवरेज स्टूडेंट जिन्होंने एनरोल किया कॉलेज डी में। तो कॉलेज डी में कितने स्टूडेंट ने एनरोल किया है? तो ये 710, फिर 700 बचा 2010 के बाद 2011 में, तो ये कितना हो जाएगा? 1460, 1460, फिर 1460 के बाद ये जोड़ेंगे, एनरोल ना, 1460 में 80 जोड़ा, तो 1400 और 6 2000, 2140। 2140 के बाद 2160, 2860, 2860, 2900 और 700, 3600। तो कितना हो गया ये? 3600 रेशियो टू द एवरेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड फ्रॉम कॉलेज डी ऑल ओवर द ईयर। पास्ड कितने हुए ग्रुप भैया डी में? 650 और 710 कितना हो जाएगा? 7 6 1360, 1360, 1400, 2000, 2690, 2700, 3400, तो ये आ जाएगा 1817। ये दिया हुआ है आपका पहले ही आंसर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए ये देखें, ये तो देखकर ही समझ में आ रहा है, हिट एंड ट्रायल मेथड्स, हिट एंड ट्रायल यहाँ पर अप्लाई हो रही है। एक्स वाई इक्वल टू 150 दिया हुआ है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मैं क्या मान सकता हूँ जिनका अंतर 5 हो? जिनका अंतर 5 हो, और ऐसा मैं क्या मान सकता हूँ? 15 10 = 150 होता है, तो यहाँ पर देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इक्वेशन में अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पर वही 15 + 10 कितना हो जाएगा? 25। यही आंसर है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ देखें, यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूंगा इसको, 3 और 2 माइनस होगा तो क्या जाएगा, 1/6 डिवाइडेड बाय 1/42। अच्छा ये डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड हटाकर मैं 42 को ऊपर ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6 7 42, तो ऊपर आ जाएगा। यहाँ इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1/7 डिवाइडेड बाय 3/2। फिर अगेन 3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से 49, 49 थ्री सा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 49 अपॉन में 2, तो 147 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा, 2 से 73 बार में जाएगा, और 1 73 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखें। इन अ सर्कुलर रेस 1600 मीटर में ए और बी स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। कोई सर्कुलर रेस है जिसमें ए और बी एक ही पॉइंट से शुरू कर रहे हैं सेम टाइम में, 27 और 45 की स्पीड से, पूरे कितने समय बाद वो फिर से मिलेंगे सेम डायरेक्शन में यदि जाते हैं तो। सबसे पहले सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड काम करेगी, और सेम डायरेक्शन में जाने में रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। तो सर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक की स्पीड है 45, एक की 27, तो स्पीड इनकी आ रही 18 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में ले जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 5/18 करते हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लाई 5/18 करा तो ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, ये स्पीड आ जाएगी। कितनी देर बाद मिलेंगे, तो सर 5 की स्पीड से यदि वो जा रहे हैं, और कितनी दूरी है, 1600 मीटर का, तो 1600 मीटर कवर करना है 5 की स्पीड से, काट दो, 320 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। 320 सेकंड में ही कर देंगे क्रॉस, इसको मिनट में भी दे सकता है। ठीक है, तो बी कॉशियस while सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखें, ए कैन डू 20% ऑफ वर्क इन 4 डेज। ए 20% काम को 4 दिन में करता है, तो 100% काम को कितने दिन में करेगा, 20% 4 दिन में, तो 100% कितने दिन में, 20 दिन में करेगा। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बी 1/3 काम को, 33.33 मतलब 1/3 काम को 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। कैसे कर रहा हूं मैं, देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, काम यदि वो 4 दिन में कर रहा है तो 1 काम मतलब टोटल काम होता है, ये 5 उधर जाएगा, 20 डेज हो जाएगा। और वैसे ही 1/3 काम यदि वो 10 दिन में कर रहा है तो पूरा एक काम मतलब 30 डेज में, क्योंकि फ्रैक्शन में 100% 1 होता है। ठीक है, जैसा परसेंटेज में 100% 100 होता है, वैसे ही फ्रैक्शन में 100% 1 होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोला है, चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, 60 आ गया, ये 3 बार में, ये 2 बार में। उसके बाद बोला है दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, 9 दिन तक उन्होंने वर्क साथ में किया, मतलब 3 और 2 5 की स्पीड से उन्होंने 9 दिन तक काम किया, तो 45 काम कंप्लीट कर दिया। बचा कितना काम, अच्छा 15 काम बचा। इस 15 काम को सी जो है वो रिमेनिंग काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 6 की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15/6 मतलब 2.5 आ गई, ये एफिशिएंसी आ गई। वो बोल रहा है कि बी और सी मिलकर 75% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सर 60 का 75% मतलब 3/4 काम को कौन से करवाना है, बी और सी से, बी प्लस सी से कराना है। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी देखेंगे अपन, है ना, तो 45 काम कराना है, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी है 2 और ये, तो ये 4.5 से करवाना है, तो ये 10 बार में पूरा जाएगा, तो 10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखें, देवियों सज्जनों, इक्विवेलेंट डिस्टेंस डिस्काउंट निकाला 9 और 17 का, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, 9 + 17 - 9 × 17 अपॉन में 100, तो 17 और 9 कितना हो जाएगा, 26, माइनस में 153 अपॉन में 100, तो 1.53, तो आखिरी में 47 आना चाहिए, 47 दो में आ रहा है देखो, लेकिन 26 में से माइनस होने के बाद तो यही आएगा, 24.47। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा एग्जाम। देखो कॉस बी निकालना है ना, अगर मैं देखो बी निकालना है तो नीचे वाले देखो बी है, ऊपर वाले दोनों सेम है, यदि मैं इनको डिवाइड कर दूं आपस में, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा अपॉन में साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा अपॉन में कॉस बीटा, ये कट गए, और इधर क्या बचा, 10/11, तो ये बन जाएगा कॉस बीटा, इसका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, उसका डिनोमिनेटर नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन बीटा इक्वल टू 10/11, तो यहाँ से आ जाएगा कॉट बीटा, कितना, 10/11। हमको कॉस निकालना है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा यहाँ से, 100 + 121, 221 अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा,
कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा क्या होता है, बेस का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर अपॉन में इसका बेस का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो मतलब 221 का स्क्वायर, अंडर रूट 221 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 221 ही हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ये आ जाएगा 100 अपॉन में 221, 100 अपॉन में 221 मतलब ये वाला आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तीन सॉलिड मेटेलिक स्फेयर है जिनकी रेडियस दी हुई है 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इनको मेल्ट किया गया और एक सिंगल सॉलिड स्फेयर बनाया गया। तो वो जो नया स्फेयर है उसकी रेडियस बताना है। तो देखिए मान लेते हैं हम 4 पाई r³ होता है भैया स्फेयर का वॉल्यूम। ठीक है, तो बड़े वाले का वॉल्यूम ये है, छोटे वाले कितने, 3 है। तो मान लेते हैं सर 4 पाई, पहले वाले की रेडियस r1³ है, दूसरे वाले की 4 पाई r2³ है, इनसे ही तो मिलकर बनेगा ना। वो तीसरे वाले की 4 पाई r3³ है। पर 4 पाई कॉमन लेकर कट जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं ये रेडियस पर तो डिपेंड कर रहा है ना। तो तीनों छोटे वाले क्या है, r1 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब 1, r2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 6 6 36, 216, और r3 कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब 512। ठीक है, चलो जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 9, और ये 2, और ये 7 r³ तो r कितना आ जाएगा, 9। बड़े वाले की रेडियस 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको आ गई होगी बात समझ में। ठीक है, थोड़ा सा मेरी क्या 2 4 दिन से नींद कम हो रही है, इसलिए थोड़ा सा स्लीपी फील कर रहा हूँ, बट क्लास कंटिन्यू रखना था, इसलिए ये जरूरी है। देखें, साइन थीटा अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको, जो याद रखना है आपको। कॉस थीटा कॉमन ले लूँ तो मैं क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा, नहीं 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 नहीं, इसमें यदि मैं साइन प्लस कॉस कर दूं, हाँ, तो यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, साइन प्लस कॉस कर दूं तो साइन तो ये कट जाएगा, कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, ये इसके दो फॉर्मूले होते हैं। क्या, पहला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। मतलब ये दोनों बराबर, तो बराबर है तो ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, तो साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। चलिए, ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट तरीका मैंने इसका बताया है कि यदि तीन लोगों का दिया है कि एक S1 डेज में कर रहा है, एक S2 डेज में कर रहा है, एक S3 डेज में कर रहा है, तो तीनों मिलकर कितने में करेंगे, तो S1 S2 S3 का मल्टीप्लाई करो, और नीचे क्या करो, S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1, ये करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। 8 × 12 × 24 अपॉन में 8 × 12, 12 8 या फिर मल्टीप्लाई लिख दो डायरेक्ट, 12 प्लस 12 × 24 प्लस 24 × 8। चलो, अब काट और पीटी मचाते हैं। 8 से अगर मैं डिवाइड करूं, देखो 8 यदि कॉमन लेकर ये कटा, ये कटा, ये 8 3 सा 24, और ये 8 कटा, 12 से ये 12 गया, ये 12 गया, और ये 12 2 सा गया। ठीक है, तो क्या क्या बचा बताओ मुझे, ऊपर 24 बचा और नीचे क्या बचा, 1 प्लस 3 प्लस 2, तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, और इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें। The total population of a given state is 31,500. Then what was the total number of illiterate people of Goa and MP? गोवा और एमपी की illiterate people निकालना। देखो भैया, टोटल 31,500, ठीक है, उसमें से गोवा की और एमपी की दोनों की निकालना है। ठीक है, तो गोवा की कितनी है, तो सर गोवा की दिख रही है, देखो 12%। तो जो भी है गोवा की कितनी है, 12%। 12% को हम ऐसा लिख सकते हैं, 12% हटा के नीचे, और उसमें से भी इलिटरेट कितनी है गोवा की, मतलब बोल सकते हैं जो पढ़ी लिखी ना होते हैं ना, उनको बोलते हैं इलिटरेट। तो वो कितने, टू, कितने में से, 5 में से, तो 2/5 है, प्लस एमपी में कितना, 20%। 20% मतलब 1/5 ही लिख दूंगे डायरेक्ट, 1/5। उसमें से भी गवारू कितने हैं, 4/5, 4/5। 2 से ये एक काम करते हैं, 4 से काटते हैं 25 बार में, 125, तो इसमें 5 का और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या बचा सर यहाँ पर एलसीएम, 125 एलसीएम आ गया, यहाँ 2 आ गया, प्लस 20, तो ये 22 हो गया, और इनटू में 31,500।
अब देखो आंसर 11 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे यहाँ पर। क्या 11 का मल्टीपल है ये? 5 2 7, 6 5 11, 11 7, नहीं ये नहीं दिख रहा है मुझे। 5 6 5 11 और 7, ये नहीं दिख रहा है। फिर यहीं कहीं मिस्टेक हो रही है, एक बार देख लो। 31 500, 12% ये निकाल दिया। 2/5 जरूर रह जाएगा। दो गोवा में ना, इलिटरेट दो 5 में से। और एमपी में कितने हैं? एमपी में है 4 5 में से, ठीक है। चलिए 2/5 आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, 20% मतलब 1/5 होता है। हाँ, 5 4 जा 20 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ 2 तो चल ही रहा था, 4 3 जा, एक सेकंड, 3 तो यहाँ 6 आ जाएगा ना भैया। यहाँ 6 + 20, तो 26। 13 का मल्टीपल है आंसर। 26 अपॉन में 125 इंटू में 31500। देखो ये जो जो भी ये है काट देते हैं इसको। 25 5 जा 25 के टेबल में अगर देखें तो 12 बार में आ जाएगा 300। 15 बचा। 12 6 जा 150, जीरो 1260 आ गया। 5 से और काट देते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। अब यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आ रही है। ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो इसमें कौन कौन से नंबर 9 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 18 हो रहा है, 8 और 1 9, ये भी हो रहा है। 5 6 7 8 ये नहीं हो रहा है। 9 8 7 15 ये भी नहीं हो रहा है। अच्छा, इन दोनों में से हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के साथ एक चीज और चेक करो कि 13 से दोनों हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 से कर सकते हैं अपन सॉल्व, 2 से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर 4 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, 8 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको दिखना चाहिए कि ये 8 से कट रहा है। कट रहा है क्या 8 से? कट रहा है बिल्कुल। क्यों कट रहा है? क्योंकि सर ये कहीं ना कहीं 4 से कट रहा है और इसमें 2 बैठा हुआ है, तो 8 से तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर हमारा आ ही जाएगा, ठीक है। तो या तो पूरा सॉल्व कर लें या डायरेक्ट मल्टीप्लाई दिख ही रहा है, ठीक है। चलिए देखें। इसको करने का मैं यूनिक तरीका बता रहा हूँ, देखिएगा। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर, और इंटू में जो सेक्टर है वो θ/360 होता है। और वो दिया हुआ है 112, ठीक है। अच्छा, हमको निकालना क्या बोला है? आर्क। करस्पॉन्डिंग की आर्क निकालना है, तो आर्क निकालते हैं तो वो ऐसा होता है 2πr इंटू में θ/360। ये निकालना है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हमको देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है दोनों में। ये आर एक है, एक आर की कमी है, तो मैं आर का मल्टीप्लाई कर दूं तो कर सकता हूँ। तो एक आर का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। किसमें? इसमें, ठीक है। एक आर का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, ठीक है। और क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? 2 का डिवाइड करना है। 2 हटाना है ना, देखो यहाँ से 2 रिमूव करना है और एक आर लाना है, तो वो पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो हमको क्या करना है सर? 112 ही रहने दो, लेकिन हमको 2 रिमूव करना है, तो 2 का डिवाइड कर दो। और एक आर लाना है तो आर का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि एरिया ऑफ सेक्टर दिया हो, रेडियस दी हुई हो, और आपको पेरीमीटर ऑफ दैट सेक्टर निकालने का बोला जाए, तो आपको क्या करना है? जो भी एरिया है ना, जो भी एरिया है ना, एरिया में रेडियस के हाफ से डिवाइड कर देना, ठीक है। और यदि आपसे बोला जाए एरिया में रेडियस के हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डिवाइड करना चाहिए या मल्टीप्लाई? आर का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा जरा देख लेते हैं हम। तो सर 112 आ जाएगा इंटू में रेडियस है 28/2। एक सेकंड, कहीं हम गलती कर रहे हैं यार। पाई यहीं रहेगा, 360 यहीं रहेगा। हमको यहाँ पर क्या करना? आर रिमूव करना है। तो आर रिमूव करना है ना, सॉरी यहाँ पर रिमूव करना है ना, तो आर का डिवाइड करेंगे, अपोजिट बता दिया मैंने। आर का डिवाइड करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आर का डिवाइड करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देख लो आप, आंसर वही आएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई और आर का डिवाइड करेंगे तो ये 14 बार में जाएगा। और 14 के टेबल में ये डायरेक्ट 8 बार में आ जाता है, तो 8 आंसर आ गया। बोलने का मतलब ये था आपसे, शॉर्ट में आप समझिएगा, कि जब भी आपको एरिया ऑफ सेक्टर दिया हो, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हो, मान लो वो दिया है ए, ठीक है। वो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछा है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछा है, तो आपको क्या करना है? उस ए में 2 का मल्टीप्लाई करके रेडियस से डिवाइड कर देना है, ठीक है। और इसके अपोजिट यदि आपको ये दे दिया जाए और वापस आपको ये निकालने का बोला जाए,
तो आपको क्या करना है इसमें, इसमें जाने के लिए, रिटर्न जाने के लिए क्या करेंगे आप, आर का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देंगे, तो ये अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखे होंगे यहाँ से, मुझे उम्मीद है। अगला देखें, जॉन को 20% नंबर मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो 10 नंबर से फेल हो जाते हैं। मतलब अगर पास होना है पप्पू को तो कितना चाहिए, 10 और चाहिए। ये पासिंग मार्क्स है, ये क्या है, ये पासिंग है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं इन द सेम एग्जामिनेशन जैक को 35% नंबर चाहिए, लेकिन वो 20 नंबर ज्यादा है, मतलब 20 कम भी मिलते हैं तो ये बाउंड्री पर फेंका जाता है, तो ये भी पास ही है। अच्छा, दोनों पास बराबर होंगे ना, तो यहाँ से 15% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। मतलब टोटल 200 नंबर का पेपर है। ठीक है, हमको बोला क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स के परसेंटेज चाहिए। तो सर मिनिमम मार्क्स के परसेंटेज 20% तो है ही, प्लस 10 नंबर और, तो ये 10 नंबर कितने परसेंट के बराबर होगा, जब 100% इसके बराबर, तो 10% कितने के बराबर होगा, 10 नंबर ही है ना। हाँ, 10 नंबर कितने के बराबर होगा, तो सर ये 10% की वैल्यू आ गई 20, तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, तो ये 5% के बराबर है। तो 20% प्लस 5% कितना हो जाएगा, 25%। आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। इसे 35% है, 20%, 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, 10 का माइनस करा, 25% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्या होता है, देखो ये A/B, ये प्रोपोर्शन होता है C/D का। यदि ऐसा दिया हुआ है तो पास पास वालों का गुना बराबर होता है दूर दूर वालों के गुना के। वैसे यहाँ पर करना है, यहाँ पर एक कोई नंबर होगा चौथा, ठीक है, तो पास पास वालों का गुना क्या होगा, 12 इंटू, मतलब ऐसा रहा होगा ना कि 8/12 प्रोपोर्शन टू 14 रेशियो, ये क्या, तो रेशियो सेम होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं 2/3 बन रहा है, तो ये भी 2/3 बन जाएगा। कैसे, 2 7 जा तो 3 7 जा 21, 21 आंसर आ जाएगा। या ये कर दो, और नहीं तो ये कर दो, पास पास वालों का गुना, मतलब ये 12 इंटू 14, दूर दूर वालों का गुना 8 इंटू एक्स, ये 8 इधर आ जाएगा तो कट जाएगा, तो 12 इंटू 14 अपॉन में 8 इक्वल टू एक्स। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। अगला देखें, A shopkeeper marks his good in such a way that after allowing a discount of 22%, he gains 20%. शॉपकीपर डिस्काउंट देता है इस प्रकार से कि 22% का डिस्काउंट देने के बाद भी, भैया सीपी और एमपी का रिलेशन बन रहा है यहाँ पर और कुछ नहीं है, 22% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो जाता है, ये बोल रहा है। यही मैंने फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, एमपी अपॉन में सीपी का एक फॉर्मूला होता है, 100 प्लस प्रॉफिट या डिस्काउंट या लॉस बोल सकते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा कम ही होता है, तो ये आ जाएगा 120 अपॉन में 88 आ जाएगा, 88 आएगा या 78 आएगा, 78 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये कितना बचेगा, 39, और ये कितना बचेगा, 30। ठीक है, नहीं नहीं, किससे काट दिया भैया, 3 से काटिए ना, 3 से काटेंगे तो ये ऊपर बचेगा 40, और 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, अभी भी कट जाएगा 20 अपॉन में 13, 20/13 आ गया क्या रेशियो। उसमें बोला है कि मार्क्ड प्राइस निकालिए यदि कॉस्ट प्राइस 650 है। कॉस्ट प्राइस अपनी कितना है, 13, कितने गुना है, 50 टाइम्स है, 650 है ना, 50 टाइम्स है। मतलब हमारे हिसाब से एमपी, ध्यान से देखिएगा, एमपी और सीपी का जो रिलेशन आ रहा है वो 20, और एक और क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कितना है, 650 है। कितने गुना है, 50 गुना, तो इसको 50 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 1000। तो एमपी कितनी आ रही है, 1000। चलिए ये क्वेश्चन देखिए भैया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, हमको ये निकालना भैया, ये निकालने का तरीका क्या होता है सर, x-1/x यदि हम निकालने मान लेते k है, तो x-1/x का क्यूब, जो x³ - 1/x³ क्या हो जाएगा, k³ + 3k हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को मध्य नजर रखते हुए यदि मैं यहाँ पर देखूं कि सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x+1/x और x-1/x, और वो कितना दिया हुआ है, 4√6 दिया हुआ है। और एक चीज और, यहां से इसकी मदद से हम x+1/x भी निकाल सकते हैं, कैसे, तो वो होगा k² + 4 अंडर रूट में। ठीक है, तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये k है, मान लो क्या है ही, और ये क्या हो जाएगा, k² + 4, लेकिन अंडर रूट में, और इक्वल टू में कितना दिया, 4√3। यदि मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं ना, तो क्या हो जाएगा, k² - 4 इंटू में k² इक्वल टू 16 3 जा 48, हाँ 3, 4 4 जा 16, 16 3 48, हाँ 48 ही तो आ रहा है।
अच्छा ये 48 कब आएगा मुझे बताइए। ऐसा मैं क्या कर दूं जिससे 48 आ जाए? तो इसमें डिफरेंस इतना करना पड़ेगा कि 48 क्रिएट हो जाए। एक सेकंड, ये 4√6 है ना भैया, देख कर भी गलती कर रहे हैं हम। तो ये 96, तो कब करने की ऐसा 96 आ जाए? तो आप बोलेंगे कि इसे 4 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 12 8 ज़ा 96 होता है, राइट। तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई कंपैरिजन से? 8 आ गई। ठीक है। तो के स्क्वायर यदि 8 है तो के कितना आ जाएगा? √8 आ जाएगा। और निकालना क्या है? ये तो वो क्या हो जाएगा? √8 का क्यूब +3√8। तो ये हो जाएगा 8√8 +3√8। कहाँ गलती हो रही है? सही है। तो ये कितना हो जाएगा? 11√8। अच्छा √8 में से 4 2 ज़ा 8 लिखते हैं ना, तो 4 2 ज़ा 8 लिखते हैं, 4 बाहर आ जाएगा 2 बनकर, तो ये 22√2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन। आपका बोला है कि वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक का वॉल्यूम इतना है, कितनी ब्रिक्स लगेंगी, मतलब कितनी ईंटें लगेंगी यदि मैं इतनी लंबा एक कंस्ट्रक्शन करूं तो देखिए वो कंस्ट्रक्शन करने में कितना वॉल्यूम लग रहा है। तो सर उसका वॉल्यूम हो रहा है, लेंथ ब्रेथ हाइट कितना हो रहा है, 14 इंटू 0.125 इंटू में 5 मीटर का। और यही वॉल्यूम इस ब्रिक्स का भी रख लेते हैं, मान लेते एन ब्रिक्स लग रही है और उसका वॉल्यूम कितना है, 0.0014 ये है। इसको डिवाइड करने में यहाँ लिया, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 इंटू 0.125 इंटू 5, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 0.0014। अच्छा ये पॉइंट 3 के पहले था, ये हटाए 3 के पहले, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, इसको हटाकर हम नीचे 0 लिख सकते हैं। ये 14 से 14 रिमूव हो जाएगा, 125 5 होता है 625, वो 0 हो जाएगा। तो 6250 इसका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इतने क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।